अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने तेलंगाना स्टेट टेट के उर्दू के सिलेबस को डिस्कस किया और एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताया। इस वीडियो में हम लोग पिछले साल पूछे गए तेलंगाना टेट के सवालात को हल करेंगे, जिससे आप लोग को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि तेलंगाना स्टेट टेट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये पेपर हमें प्रोवाइड कराया गया है शिफा बिनते हुसैन के द्वारा। उन्होंने ये पेपर भेजा है। पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आपको क्या करना है, अपने में मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लेना है इस तरह से, और यहाँ से अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। फिर वीडियो देखना है, शायद इससे कुछ आपको क्लियर दिखे। ये पैसेज है डॉक्टर जाकिर हुसैन से मुताल्लिक, ठीक है। इस पैसेज से मुताल्लिक कुछ सवालात भी हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सवालात देखेंगे और सवालात को अपने जहन में बैठा लेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे। इससे पैसेज हल करने में आसानी होगी। पहला जो सवाल है वो ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कब बने, ठीक है। वाइस चांसलर कब से कब तक रहे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा जवाब सही होगा पैसेज पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। उसके बाद 1957 में किस रियासत के वो गवर्नर मुकर्रर हुए, ये आपसे पूछा गया है। फिर तीसरे इलेक्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम किस ओहदा के लिए पेश किया गया। और फिर उसके बाद आपका सवाल है कि डॉक्टर जाकिर साहब को मुमताज़ मुकामात किस तरह मिलते गए। और फिर इससे मुताल्लिक आखिरी सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि डॉक्टर साहब के लिए मौजू और मुनासिब तरीन एवार्ड इनमें से कौन सा था। तो ये सवालात थे, ठीक है। अब आते हैं हम पैसेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, पढ़ना होगा कि 1948 में डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। क्वेश्चन क्या था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कब तक रहे। मुकर्रर तो हुए 1948 में। अब देखिए 1948 ऑप्शन में सभी में है। अब कब तक रहे उसके लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। 1948 में डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। उनके ज़माने में यूनिवर्सिटी के सभी शोबों में काफ़ी तरक्की हुई। इसी ज़माने में वो राज्यसभा के मेंबर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और अंजुमन तरक्की उर्दू और दूसरी तंजीमों से भी वाबस्ता रहे। 8 साल तक वाइस चांसलर रहने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। अब देखिए 48 में वो क्या हुए, वाइस चांसलर बने, 8 साल तक रहे, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना, 1956 हो जाएगा। तो 1948 से 1956 तक डॉक्टर जाकिर क्या रहे, वाइस चांसलर रहे एमयू के, ठीक है। इस्तीफ़ा दे के क्या किया, वो घर पर आराम करने लगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की कद्र शनास निगाह ने 1957 में बिहार के गवर्नरी के लिए उनका इंतखाब किया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1957 में किस रियासत के गवर्नर मुकर्रर हुए, तो बिहार के गवर्नर वो मुकर्रर हुए। आगे अगले पैसेज में आगे बढ़ते हुए क्या कहा जा रहा है कि जाकिर साहब ने 5 साल मुद्दत ख़त्म की थी कि 1962 में तीसरा इलेक्शन हुआ और उनका नाम नायब सदर जमहूरिया हिंद के लिए पेश किया गया। अब यहाँ से सवाल आपको दिख रहा होगा कि तीसरे इलेक्शन में जाकिर हुसैन का नाम किस ओहदा के लिए पेश किया गया, तो नायब सदर जमहूरिया हिंद के लिए। तो नायब सदर जमहूरिया हिंद के लिए उनका नाम तीसरे इलेक्शन में पेश किया गया। आगे है कि 5 साल मियाद पूरी होने के बाद 1967 में सदर जमहूरिया हिंद के जलीलुल कद्र ओहदा पर फायज हुए। जाकिर साहब में गैर मामूली इनकिसारी थी। उन्होंने कभी भी किसी मुमताज़ मुकाम पर पहुंचने की ख्वाहिश नहीं की थी और न खुद कोशिश की थी। वो तो खुदा की तरफ से उन्हें खुद मुकाम मिलते चले गए।
अब यहाँ से आपको सवाल दिख रहा होगा कि जाकिर साहब को मुमताज़ मुकाम किस तरह मिलते गए, तो खुदा की तरफ से उन्हें बुलंद मुकाम मिलते गए। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जाकिर साहब के लिए मौजू और मुनासिब तरीन अवार्ड कौन सा था। तो उनको जो अवार्ड मिला था वो भारत रत्न मिला था। ठीक है, देखिए उन्हें भारत रत्न के आला तरीन कौमी एजाज़ से भी सरफराज किया गया। ये खिताब उनके लिए नहायत या इंतहाई मुनासिब और मौजू था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि डॉक्टर जाकिर के लिए मौजू और मुनासिब तरीन जो अवार्ड था वो भारत रत्न था। इस तरह से आपने पहला जो नस्र का पैसेज है, प्रोज का जो अनसीन पैसेज था, उसे आपने हल किया। अब एक नज्म का भी मतन है, इसे हमें क्या करना है, पढ़ के इससे मुताल्लिक सवालों को हल करना है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। हक ने साइस्ता हर बात बनाया था हमें, हक यानी कि खुदा ने, ठीक है, हक ने साइस्ता हर बात बनाया था हमें, एक ही दाम में फंसना न सिखाया था हमें, रास्ता हर कूचे मंजिल का बताया था हमें, जीना हर बाम पे चढ़ने का सिखाया था हमें, ऐसा कुछ बाद गफलत ने किया मत वाला, तो खिदमत का लिया और गले में डाला, नौकरी ठहरी है ले दे के अब औकात अपनी, पेशा समझे थे जिसे हो गई वो ज़ात अपनी, अब न दिन अपना रहा और न ही रात अपनी, जा पड़ी गैर के हाथों में हर एक बात अपनी, हाथ अपने दिल आवाज़ के हम धो बैठे, हाथ अपने दिल आवाज़ के हम धो बैठे, एक दौलत थी हमारी सो उसे खो बैठे। अब ये पैसेज था। अब इससे रिलेटेड सवाल है। पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछा जा रहा है कि एक ही दाम में फंसना न सिखाया था हमें। तो यहाँ पे एक ही दाम, वैसे तो आपको दाम का मतलब फ़ौरन समझ में आ रहा होगा, अरे दाम यानी कि कीमत, लेकिन पैसेज में यहाँ पे आप देखेंगे तो पैसेज में फंसना है। एक ही दाम में फंसना न सिखाया था हमें, यानी कि एक ही जाल में खुदा ने हमें फंसना नहीं सिखाया था। तो यहाँ पे दाम जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है, इसका पैसेज के मुनासिबत से जो मुनासिब मानी होगा वो जाल होगा। ठीक है। अगला सवाल यह है कि हमको कौन सी शराब पीकर मतवाले हो गए। हम कौन सी शराब पी के मतवाले हो गए। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको बादे गफलत, ऐसा कुछ बादे गफलत ने किया मतवाला, यानी कि जो गफलत की शराब थी वो पी के हम मतवाले हो गए। तो क्या हमें ऑप्शन में है गफलत? बिल्कुल है। बेरोज़गारी है, गफलत है, गुलामी है, मैखाना है। तो हम गफलत की शराब पीकर मतवाले हो गए। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। हमने अपनी औकात क्या तय कर ली है। तो यहाँ पे आपको पैसेज में दिख रहा होगा कि नौकरी ठहरी है ले दे के अब औकात अपनी, यानी कि हमने अपनी औकात को नौकरी तय कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नौकरी जो ऑप्शन है वो सही हो गया। हक से मुराद क्या है? तो हक से मुराद अल्लाह ताला है। ठीक है, उसे ही हक कहा गया है। हम अपनी दौलत क्यों खो बैठे। तो नौकरी करने के लिए हम अपनी दौलत खो बैठे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नौकरी ठहरी है ले दे के अब औकात अपनी, और इसीलिए हम अपनी दौलत, एक दौलत थी हमारी सो उसे खो बैठे, यानी नौकरी के चक्कर में हम अपनी दौलत खो बैठे। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन होगा। इब्तिदा में इकबाल ने अपनी शायरी की जो इस्लाह ली वो किससे ली? दाग से, शेख इब्राहिम ज़ौक़ के, मिर्ज़ा गालिब से, या फिर मौलाना हाली से। तो इब्तिदा में इकबाल ने दाग देहलवी से इस्लाह ली थी, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रूह परवर के मानी क्या हैं? क्या रूह निकालने वाला है, दिल को बहलाने वाला है, रूह को खुश करने वाला है, या फिर रूह को तड़पाने वाला? तो रूह परवर का मतलब है रूह को खुश करने वाला
यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। शादा किताब पढ़ी, इस जुमला में मुब्तदा क्या है? मुब्तदा शादा किताब पढ़ी, तो यहाँ पे शादा जो है वो मुब्तदा है। अगला सवाल यह है कि पानी, वानी, खाना, वाना, इन मुरक्कब अल्फाज में ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? जैसे पानी के बाद वानी है, खाना के बाद वाना है, तो ये वानी और वाना ये क्या है? तो देखिए, कोई भी लफ्ज़ दो किस्म का होता है, एक होता है मौजू, दूसरा होता है मुहमल। मौजू जो मानीदार लफ्ज़ हो उसे मौजू कहते हैं, और जो मुहमल हो उसका कोई माना न हो। जैसे पानी का तो मतलब है, वानी का कोई मतलब नहीं, खाने का मतलब है लेकिन वाना का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वानी और वाना ये दोनों मुहमल अल्फाज हैं। सईद आहिस्ता लिखता है, इस जुमले में मुतअल्लिक फ़ेल की निशानदेही कीजिए। अगर आपसे फ़ेल पूछता तो आपका लिखना हो जाता, लेकिन यहाँ पे मुतअल्लिक फ़ेल पूछ रहा है तो इसलिए आहिस्ता। कैसे लिखता है? आहिस्ता लिखता है, यानी कि एडवर्ब यहाँ पे आपका आहिस्ता होगा। हाली का सियासी शऊर ये होना चाहिए, ठीक है। हाली का सियासी शऊर ये नसरी तसनीफ़ है मुइन अहसन जज़्बी की, ठीक है। हाली का सियासी शऊर ये एक नसरी किताब मुइन अहसन जज़्बी की है। गुज़रा हुआ ज़माना ये क्या है? मज़मून है, ठीक है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? हाली हैं, सर सैयद इकबाल या फिर शिबली। तो गुज़रा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की कुछ और तसानीफ़ मैं आपको बता दूं, असबाब बगावत हिंद, तारीख़ ज़िला बिजनौर, और इसके अलावा आपका रसाला तहज़ीबुल अखलाक भी इन्होंने जारी किया था। आवाज़ के एतबार से हुरूफ की दो किस्में। देखिए, अगर बनावट के एतबार से पूछता तो आप कहते कि मुफ़रद और मुरक्कब, मुफ़रद और मुरक्कब, लेकिन यहाँ पे दो हो जाती। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आवाज़ के लिहाज से, तो आवाज़ के लिहाज से भी हुरूफ़ तहज्जी की दो किस्में कौन कौन? तो हर्फ़ इल्लत और हर्फ़ सही, ठीक है। तो ये दो किस्में हैं, यानी कि आपका जो जवाब होगा वो दो ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, इनमें से कौन सा जोड़ा ज़िद नहीं है? यानी कि चार जोड़े हैं, कौन एक दूसरे के ज़िद नहीं है? मुफलिसी का गरीबी माना होता है और उसका ज़िद जो होता है वो अमीरी होता है, लेकिन यहाँ पे परहेज़गारी कह दिया इसलिए ये हमारा ज़िद नहीं होगा। शोहरत का गुमनामी, सही बात है, ज़िद है। दिक्कत का आसानी, ये भी ज़िद है। सरगोशी का खामोशी, ये भी ज़िद है। लेकिन मुफलिसी का जो ज़िद होता है वो अमीरी होता है, परहेज़गारी नहीं होता है, इसलिए ये हमारा जवाब होगा। किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और न पढ़ा जाए, जैसे मैं कहूँ अल कमर, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? अलिफ लाम को लगा के मैं पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ अशम्स, तो यहाँ पे अलिफ लाम लगा है लेकिन इसको हम अल शम्स नहीं पढ़ रहे बल्कि अशम्स पढ़ रहे हैं। तो किसी भी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और न पढ़ा जाए तो वो हुरूफ शमशी होते हैं, ठीक है। जिस पे अलिफ लाम ज़ाहिर हो वो कमरी, और जिस पर अलिफ लाम ज़ाहिर न हो वो हुरूफ शमशी होते हैं। आगे पेडागोजी का सवाल है, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ कि मुअल्लिम कमरे जमात में अपने तलबा को पहले हुरूफ की आवाज़ सिखाता है, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट का साउंड सिखाता है और फिर आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन करवाता है। ये तरीक़ाकार जो है वो क्या है? क्या अज्जाई तरीका है, देखो और बोलो तरीका है, अबजदी तरीका या फिर सौती तरीका है? तो ये फोनेटिक्स मेथड है, सौती तरीका है। टीचर क्या कर रहा है? आवाज़ों का सहारा ले रहा है, ठीक है। पहले हुरूफ की आवाज़ सिखाता है, फिर आवाज़ों को मिला के वो लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ करवाता है, यानी कि वो सौती तरीका अपना रहा है। अगला सवाल कि मुअल्लिम कमरे जमात में दर्स व तदरीस के लिए ज़रूरी मवाद को ज़हन में रखकर मंसूबा सबक तैयार करता है, यानी कि क्लासरूम में टीचिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको ज़हन में रखते हुए एक टीचर लेसन प्लान बना रहा है। तो इस लेसन प्लान को आप इकाई यूनिट कहेंगे या सालाना यूनिट या फिर तदरीसी यूनिट या फिर रिसोर्सेज यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे आप?
तो इसको हम तदरीसी यूनिट कहेंगे, क्योंकि दरसो तदरीस के लिए मवाद को ध्यान में रख के मंसूबा सबक बना रहा है, इसलिए ये जो तरीका है इसको हम तदरीसी यूनिट कहेंगे। खुर्द तदरीस की खूबी यानी कि माइक्रो टीचिंग की क्वालिटी पूछा जा रहा है। पेचीदा तदरीस है, क्या माइक्रो टीचिंग पेचीदा होती है? बिल्कुल नहीं। बाज़ रसाई का हुसूल फौरी होता है, यानी कि आप जो माइक्रो टीचिंग करते हैं उसमें आपको जो फीडबैक दिया जाता है फ़ौरन दिया जाता है, बिल्कुल फ़ौरन दिया जाता है, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा पढ़ते हैं, तदरीस का वक्फा 40 से 50 मिनट नहीं, मैक्सिमम 36 मिनट होता है, ठीक है। तो 40 से 50 मिनट ये गलत हो गया। मुअल्लिम वक्त वाहिद में मुतअद्दिद महारतों की मशक करता है, एक वक्त में बहुत सारी महारतें नहीं मशक करता है, बल्कि यहाँ पे जो बाज़ रसाई का हुसूल है वो फौरी होता है। ये वाला स्टेटमेंट माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड करेक्ट है। कारकर्दगी का आजमाइश नामा और सवाल और सालाना इम्तिहान की जांच की अच्छी मिसाल है, यानी कि परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करना और एनुअल एग्ज़ाम की जांच करने के लिए जो अच्छी मिसाल है, क्या वो तश्कीली यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, अबूरी जांच है, तशखीसी जांच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या फिर तलखीसी व मजमूई जांच है। तो कारकर्दगी की आजमाइश नामा और सालाना इम्तिहान की जांच के लिए अच्छी मिसाल तलखीसी और मजमूई जांच है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अगला सवाल की राहत फ़िज़ा, दिल फरेब और रूह परवर, ये जो अल्फाज हैं कैसे हैं? देखिए, राहत के बाद में फ़िज़ा जुड़ गया, दिल के बाद फरेब जुड़ गया और रूह के बाद परवर जुड़ गया। तो ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो किसी लफ्ज़ के बाद में जुड़ रहे हैं। तो कोई भी लफ्ज़ अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में जुड़े और उसको मुरक्कब लफ्ज़ बना दे तो उसको हम लाहिका कहते हैं। तो ये सब जो मिसालें हैं ना, ये लाहिका की मिसाल हैं। अगर शुरू में कोई लफ्ज़ जुड़ता है तो उसको हम साबका कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बाद में जुड़ रहा है, राहत के बाद फ़िज़ा जुड़ रहा है, दिल के बाद फ़रेब और रूह के बाद परवर, तो ये सब लाहिका की मिसाल हो गए। एक मुहावरा है, डैश न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका अगर आपको पूरा करना है यानी खाली जगह को भरना है तो आप क्या भरेंगे? नाच न आए आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पे नाच होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निदा गमगीन है, तो यहाँ पे जो गमगीन है ये सिफत है, कौन सी सिफत है ये आपको बताना है। सिफत ज़ाती है, मिकदारी है, निस्बती या फिर ज़मीरी है, तो ये सिफत ज़ाती है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, शेर में किसी वाक़े की तरफ इशारा हो तो क्या कहलाता है? जब कभी भी किसी शेर में पुराने किसी या तारीख़ी वाक़े का जिक्र हो तो उसको सनत तलमी कहते हैं। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें सनत तलमी है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, ठीक है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल महव तमाशाए लबे बाम, अभी इसमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, पुराना किस्सा है तो इसलिए इसमें भी सनत तलमी हो गई। जहाँ कहीं पे भी किसी वाक़या की तरफ इशारा हो तो उस शेर में सनत तलमी हुआ करती है। तो यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन पेपर था हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 59 और 60, ठीक है, 59 और 60 जो था वो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं यहाँ पे हल कर पाए। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन पता हो तो कमेंट में लिख दीजिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर और आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो हमें आप भेज दीजिए हैदरी अली 165@gmail.com पे आप हमें भेज देंगे तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हैदरी अली 165@gmail.com पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेज दीजिए, अच्छी क्वालिटी में उसे हम लोग सॉल्व करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।